हाय फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे एफटीटीएच के बारे में। हम आजकल देखते हैं कि सभी के घरों में फाइबर पहुंच रहा है। तो फाइबर को हम डायरेक्ट यूटिलाइज कर रहे हैं इक्विपमेंट के थ्रू। हम उसमें वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, हम उसमें टेलीफोन यूज़ कर रहे हैं वाया लैन केबल से कनेक्ट करके, या फिर लैन केबल से कनेक्ट करके हम लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट नेट या फिर वाईफाई के थ्रू। और आजकल तो हम टीवी भी जो है फाइबर के थ्रू यूज कर रहे हैं। तो एफ है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। एफ हो गया फाइबर टू द होम। तो फाइबर टू द होम, इसको जानने के लिए इसमें क्या क्या इक्विपमेंट यूज होते हैं, क्या ये टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सा जानते हैं। जैसे एफ ये एनजीएन कैटेगरी का है, नेक्स्ट जनरेशन कैटेगरी का है, और हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, होम में हो या फिर ऑफिस में हो। और अभी जैसा करंट में प्लान चल रहा है, जैसे बीएसएनएल का एफ है, जो आपको प्रोवाइड कर रहा है प्लान जो है 20 Mbps से लेके 300 Mbps तक आपको स्पीड प्रोवाइड करेगा जैसा आप प्लान परचेज करते हैं। एयरटेल एफ अभी प्रोवाइड कर रहा है प्लान 40 Mbps से लेके 1 Gbps तक का स्पीड ये प्रोवाइड कर रहा है आपको होम में। जियो एफ ये 30 Mbps से लेके 1 Gbps तक का प्लान जो है प्रोवाइड कर रहा है। सबके अपने अपने रिचार्ज प्लान है, जैसा आप प्लान लेते हैं वैसा आपको स्पीड वो रेस्ट्रिक्टेड कर देता है, वैसे स्पीड मिलेंगे। अब एफ के बारे में डिटेल से जानने के लिए कुछ टर्म हैं जो यूज होंगे वो जान लेते हैं। फाइबर टू द होम, जो फाइबर से आपको डायरेक्ट होम में प्रोवाइड कर रहा है, तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, या फिर जीपॉन यूज कर रहा होगा या फिर ईपॉन यूज कर रहा होगा। तो जीपॉन मतलब हो गया गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। ईपॉन का फुल फॉर्म हो गया ईथरनेट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। दोनों अभी मार्केट में चल रहे हैं, जीपॉन भी और ईपॉन भी। MPLS मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग, जैसे पहले आईपी स्विचिंग था, आईपी कोर नेटवर्क, वैसे MPLS है, ये लेबल के बेस पे स्विचिंग करता है तो थोड़ा सा फास्ट है। सी पैन, ये मेरा मीडिया इक्विपमेंट है, जैसे पहले HDS था, मीडियम था, मीडिया इक्विपमेंट है। सी पैन अभी जो यूज हो रहा है कन्वर्जेंट पैकेट एक्सेस नेटवर्क। WDM वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इसमें क्या यूज हो रहा है कि यहाँ पे क्या है कि अपलिंक और डाउनलिंक, जो चूँकि ऑप्टिकल के फॉर्म में ही जो है सारा ट्रांसमिशन हो रहा है, तो अपलिंक और डाउनलिंक, अपलिंक के लिए यूज हो रहा है ये 1310 नैनोमीटर का वेवलेंथ यूज हो रहा है ऑप्टिकल जो है, और डाउनलिंक के लिए, डाउन स्ट्रीम के लिए 1490 नैनोमीटर। ये दोनों को आपस में मल्टीप्लेक्स करके एक सिंगल फाइबर के थ्रू ट्रांसमिट करने को हम बोल रहे हैं वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। यहाँ WDM यूज हो रहा है क्योंकि हम अपलिंक और डाउनलिंक के लिए सिंगल फाइबर यूज कर रहे हैं थ्रू WDM मल्टीप्लेक्सिंग। TDM टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये डाउन स्ट्रीम ट्रांसमिशन में यूज होगा। TDM में यूज होगा टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, पहले हम इसके बारे में जान चुके हैं। GEM, ये भी टर्म यूज होगा आपको, GEM जीपॉन इनकैप्सुलेशन मेथड। जीपॉन नेटवर्क में जो मेरा ट्रांसमिशन हो रहा है वो जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है, जो मेरे फ्रेम स्ट्रक्चर है वो जीपॉन इनकैप्सुलेशन मेथड, उसके टेक्नोलॉजी के थ्रू मेरा ट्रांसमिशन हो रहा है। GTC भी यूज होगा, GTC फ्रेम यूज होगा, जैसे जीपॉन ट्रांसमिशन कन्वर्जेंस लेयर होता है। PCBD फिजिकल कंट्रोल ब्लॉक डाउन स्ट्रीम, ये टर्म आपको आगे सुनने को मिलेंगे। PCBD क्या है, GTC क्या है, GEM क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा फुल फॉर्म को हम देख लिए। अब आगे थोड़ा सा आते हैं, इसमें मेन कंपोनेंट जो होगा वो OLT होगा। OLT सेंट्रल ऑफिस में लगेगा, जस्ट लाइक जैसे हम 2G नेटवर्क के बारे में पढ़ चुके हैं, BSC होती थी, वैसे इसमें ये जस्ट लाइक BSC का काम करेगा। OLT ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल, इसके थ्रू फाइबर जो है हर घर में पहुंचेगा, और हर घर में फाइबर से फिर हम यूज कर सके अपने इक्विपमेंट को, ONU या ONT लगेगा तो उसको ये कंट्रोल करेगा।
तो ये क्या कह रहा है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ट्रांसमिशन टू एंड फ्रॉम ONU एंड ONT। अब OLT भी दो तरह के हैं, जैसा कि बताया कि GPON नेटवर्क है और EPON नेटवर्क है। तो ये OLT GPON OLT क्या कर रहा है कि मल्टीपल डेटा रेट सपोर्ट कर रहा है। जैसे डाउन स्ट्रीम में 2.4 Gbps, 2.4 Gbps, 1.4, मैक्सिमम जो है 2.4 Gbps सपोर्ट कर रहा है स्टैंडर्ड में। अभी और हाई आ गया है टेक्नोलॉजी, इसमें 10 Gbps तक भी सपोर्ट कर रहा है। और अप स्ट्रीम में 2.4, 1.24, 1.24 और 155 Mbps, मतलब डिफरेंट वेरिएबल आपका डेटा रेट है। और स्प्लिटिंग रेशियो इसमें मतलब क्या हो रहा है कि ये एक पोर्ट का, अब OLT जो हो रहा है उसमें पोर्ट है, जिस पोर्ट के थ्रू हम होम को कनेक्ट करेंगे। तो 4 पोर्ट OLT भी आ रहा है, 8 पोर्ट OLT भी आ रहा है और 16 पोर्ट OLT भी अभी मार्केट में अवेलेबल है। तो ये एक पोर्ट की कैपेसिटी बता रहा है कि एक पोर्ट पे कितना मैक्सिमम हम डेटा रेट ऑब्टेन कर सकते हैं डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में और अप स्ट्रीम डायरेक्शन में। स्प्लिटिंग रेशियो का मतलब क्या है? अब एक पोर्ट से मेरा एक केबल मेरा निकल रहा है, तो वो मैक्सिमम कितना यूजर को हम शेयर करा सकते हैं, उसमें मैक्सिमम कितने ONU या ONT हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो बोल रहा है कि मैक्स स्प्लिटिंग रेशियो। तो इसमें ये बोल रहा है कि एक पान पोर्ट से हम जो है मैक्स जो है इस टेक्नोलॉजी में 128 यूजर कनेक्ट हो सकते। अब ये स्प्लिटिंग रेशियो हो गया। EPON में ये 64 था, इसमें भी 64 भी आते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम की बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम 128 यूजर्स को हम इसको शेयर करा सकते हैं एक PON पोर्ट को। EPON OLT में फिक्स डाटा रेट था जो स्टैंडर्ड स्टार्टिंग में आया। इसमें 1.24 Gbps डाउन स्ट्रीम स्पीड था और 1.24 ही अप स्ट्रीम स्पीड था। इसमें मैक्स स्प्लिटिंग रेशियो 1:64 हो गया। अब इसमें भी मॉडिफिकेशन नए आ चुके हैं। दूसरा इसमें यूज होगा ONT ONU। ये क्या है कि कस्टमर प्रेमिसेस पे, मतलब होम पे, ऑफिस पे ये इक्विपमेंट आपका इंस्टॉल होगा, जो फिर मेरा सेंट्रल ऑफिस में जो OLT कनेक्ट है उससे ये कनेक्ट होगा। ये ऑप्टिकल सिग्नल जो रिसीव करेगा उसको वापस ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वापस चेंज करने का काम करेगा। ONT का फुल फॉर्म हो गया ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल और ONU का फुल फॉर्म हो गया ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इनका जो फ्रेम स्ट्रक्चर है, जो मेथड ऑफ प्रोसेसिंग है वो डिफरेंट है, इनका स्टैंडर्ड डिफरेंट है। एक IEEE पे वर्क करता है, एक ITU का जो स्टैंडर्ड डिफाइन है उसके थ्रू वर्क करता है। दूसरा चीज़ फिर इक्विपमेंट यूज होगा आपका स्प्लिटर। जैसा कि हम बोले कि एक पोर्ट से हम डिफरेंट यूजर को कनेक्ट कर रहे हैं, तो कनेक्ट करने के लिए हम जो है क्या, सिंगल एक मेरा ऑप्टिकल केबल निकला, उसको हम स्प्लिट कर रहे हैं कई सारे पार्ट में, 2 या मोर ब्रांचेज में। तो उसको स्प्लिट करने के लिए हम जो है स्प्लिटर का यूज करते हैं। जैसे ये 1:4 का है, 1:8 का है, 1:16 का है और 1:32 का है, 1:64 का है, और हम स्प्लिटर और भी आ रहे हैं। तो इसमें एक इनपुट देंगे 1:4, मतलब एक इनपुट देंगे और 4 आउटपुट निकलेगा, मतलब 4 यूजर को कनेक्ट करेंगे। इसी तरह 1:64 मतलब 1 इनपुट देंगे और जो मेरा OLT से एक इनपुट कनेक्ट करेंगे और 64 हम यूजर को कनेक्ट कर सकते हैं, ONU या ONT को कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि लॉसेज बढ़ते हैं। जितना ज़्यादा स्प्लिटिंग हम करेंगे, मतलब 1:4 में आपका लॉसेस कम होगा, मान लेते हैं 4 dB 5 dB का होगा, तो 1:64 में बहुत ज़्यादा होगा, 20 dB का होगा। लेकिन हम 1:4 का कई सारा यूज करें 64 ऑब्टेन करने के लिए, तो मेरा टोटल मिला के लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये हमको प्लानिंग करना होगा कि कैसे स्प्लिटर को हम यूज करें, 1:4, 1:8, 1:16 कैसे यूज करना है। तो ये हो गया मेरा स्प्लिटर का फंक्शन। अब पैच कार्ड यूज होगा। पैच कार्ड आपका कई जगह यूज होगा। पैच कार्ड आप जो है OLT में ऑप्टिकल फाइबर को इक्विपमेंट में
कनेक्ट करने के लिए यूज होगा। ऑप्टिकल फाइबर को जो भी डिवाइस है उसमें यूज करने के लिए पैच कार्ड यूज होगा। पैच कार्ड भी डिफरेंट टाइप के आपको मिलेंगे। तो ये ONU या ONT में भी कनेक्ट करने के लिए यूज होगा और OLT में भी कनेक्ट करने के लिए यूज होगा। ये बोल रहा है कि क्या ऑप्टिकल फाइबर को जो भी डिवाइस हम यूज कर रहे हैं उसमें कनेक्ट करने के लिए यूज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं पैच कार्ड। SFP स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल, ये क्या काम कर रहा है? ये क्या काम कर रहा है कि ईथरनेट सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। इसकी कैपेसिटी जो है आपकी जो है नॉर्मली 1 गीगाबिट पर सेकंड की होती है, लेकिन अब SFP प्लस जो एडवांस है वो 10G से लेके 25G तक इसकी कैपेसिटी होती है। ये आपको OLT में SFP जो पोर्ट होते हैं वहाँ पे यूज होंगे। अब आर्किटेक्चर देखते हैं कि इसमें क्या क्या इक्विपमेंट यूज हो रहा है, कैसे हम जो है ऑब्टेन कर रहे हैं सर्विस जो है। तो इसमें हम जैसा कि बोले कि मेन आपका OLT है, जस्ट लाइक 2G में BSC काम कर रहा था वैसे है। OLT में आउटपुट के लिए पोर्ट होंगे, इनपुट के लिए पोर्ट होंगे। अब OLT से हम कनेक्ट कर रहे हैं ONU या फिर ONT। GPON आपका OLT है तो हम ONT को कनेक्ट कर रहे हैं, ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल। अब यहाँ पे जो हम यहाँ से केबल लिए, ऐसे पान पोर्ट होगा। पान पोर्ट डिफरेंट, ये डिपेंड करेगा कि कितने आपके पान पोर्ट हैं। OLT 8 पोर्ट है तो 8 पोर्ट होंगे, 4 पोर्ट है तो 4 पोर्ट होंगे, और हर पोर्ट की कैपेसिटी होगी कि हम उसको कितना स्प्लिटिंग कर सकते हैं। 64 मैक्सिमम कर सकते हैं या फिर 128 कर सकते हैं। जितना मैक्सिमम की कैपेसिटी होगी उससे थोड़ा सा हम कमी जो है यूजर कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ से पान पोर्ट से मेरा केबल आया और फिर हमको इसको ONT से कनेक्ट करना है, तो हम ये पैच कार्ड के थ्रू इसको कनेक्ट कर दिए। ये कहलाता है JC बॉक्स। JC बॉक्स एक तरह से सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हो गया, क्योंकि जो केबल आ रहा है फिर उससे हमको पैच कार्ड को कनेक्ट करना था, तो हम दोनों को कनेक्ट किए। जिसमें पैच कार्ड वाला जो केबल था उसको कनेक्ट किए, तो JC बॉक्स में यूज हो रहा है। ये सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए केबल है जो है। तो यहाँ मेरा ONT कनेक्ट हो गया। ONT से फिर हम वाया लैन केबल लैपटॉप यूज कर सकते हैं, या फिर इसमें वाईफाई का ऑप्शन है तो हम बहुत सारे इक्विपमेंट, मोबाइल, लैपटॉप सारे यूज कर सकते हैं। या फिर हम फ़ोन को यूज कर सकते हैं, टेलीफोन को वॉइस कॉल के लिए। अब ये OLT से यूजर की तरफ हम बढ़े, और ये अभी जो है मैक्सिमम डिस्टेंस 20 किलोमीटर कवर करता है OLT से यूजर का जो है डिस्टेंस। स्प्लिटिंग रेशियो डिपेंड कर रहा है कि कितने यूजर हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब एक पोर्ट की कैपेसिटी मान लेते हैं 2.4 है, जैसा GPON में हम देखें तो 2.4 में अगर हम मैक्सिमम कितने यूजर कनेक्ट कर रहे हैं, 64 यूजर कनेक्ट कर रहे हैं या फिर 120 यूजर कनेक्ट कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि मेरी जो थ्रूपुट डाटा रेट होगा वो डिपेंड करेगा। अगर हम कंप्लीट 128 यूजर कनेक्ट कर दे रहे हैं, 2.4 गीगाबिट पर सेकंड की मेरी फुल कैपेसिटी है, 2.4 डिवाइड बाई 128 उतना, फिर मल्टीप्लाइड बाई 8 बिट, तो हो जाएगा मेरी एक्चुअल स्पीड जो है कितनी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। अब ये OLT फिर किससे कनेक्ट होगा? मीडिया इक्विपमेंट से, जिसमें हम CPAN यूज करें या जो भी मेरा मीडिया इक्विपमेंट है उसको यूज करेंगे। मीडिया इक्विपमेंट से कनेक्ट हो गया। मीडिया इक्विपमेंट फिर MPLS या फिर IP कोर से कनेक्ट होगा। MPLS या IP कोर क्या करेगा? उसको स्विच करेगा कि सर्विसेज किस तरह की, जिस तरह की सर्विसेज है उसको वो जो भी डेटा है मेरा उसको ट्रांसफ़र करेगा। इंटरनेट सर्विसेज है तो इंटरनेट से कनेक्ट कर देगा, वॉइस सर्विसेज है तो वॉइस को सर्विसेज कर देगा, वीडियो सर्विसेज है तो वीडियो को कनेक्ट कर देगा। तो ये मीडिया इक्विपमेंट CPAN MPLS या IP कोर से कनेक्ट हो रहा है, और ये फिर फर्दर जो है इसके ये स्विचिंग का एज ए स्विच काम कर रहा है। MPLS फास्ट है क्योंकि ये लेबल स्विचिंग पे काम करता है। IP स्विच जो है वो IP एड्रेस के बेस पे स्विच करता है, तो MPLS थोड़ा सा फास्ट है। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट जो आर्किटेक्चर है, मेन इक्विपमेंट है जो है कि कैसे मेरा जो है FTTH वर्क करता है। तो मेन इक्विपमेंट मेरा OLT हो गया, और
जो मेरा कस्टमर एंड पे मेरा जो इंस्टॉल हो रहा है वो ONU या फिर ONT हो रहा है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। हम यहाँ जीपॉन के बारे में ही बात कर रहे हैं, ईपॉन का बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं। FTTH डाउन स्ट्रीम ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। ये मेरा OLT है। OLT क्या कर रहा है, और मेरे एक OLT से मेरे 4 ONT कनेक्ट है वाया स्प्लिटर 1:4। स्प्लिटर 1:4 है तो 4 में कनेक्ट कर रहा है। आगे फिर हम चाहेंगे स्प्लिटर लगा के इसको फिर आगे भी स्प्लिट कर सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि OLT जो मेरा डेटा सेंड करता है वो कंप्लीट डेटा हर यूजर को सेंड करता है। मतलब जो भी डेटा मेरा है वो सारे यूजर को के पास जा रहा है। ONT1 के पास भी जा रहा है, ONT2 के पास भी जा रहा है, इसके पास भी जा रहा है, इसके पास भी जा रहा है। ये 4 फ्रेम ट्रांसमिट किया, 1 2 3 4, ये सभी के पास जा रहा है। अब लेकिन इस फ्रेम में हर ONT के लिए मैसेज होगा अलग अलग। ONT1 के लिए उसका मैसेज होगा उसके ID के करस्पॉन्डिंग। तो ये इनक्रिप्टेड डेटा होता है। तो ONT1 उसी को रिसीव करेगा जो इसके लिए है, ONT1 के लिए है। तो ONT1 1 को प्रोसेस करेगा, इसके लिए 1 है। ONT2 सेकेंड वाले को प्रोसेस करेगा, इसके लिए सेकेंड है। ONT3 थर्ड वाले को प्रोसेस करेगा, इसके लिए थर्ड है। ONT4 फोर्थ वाले को प्रोसेस करेगा, इसके लिए फोर्थ है। तो डाउन स्ट्रीम ट्रांसमिशन में सारे डाटा सभी को के पास जाते हैं, लेकिन वो इनक्रिप्टेड होते हैं। तो जिसके लिए जो डाटा है वो सबकी इसकी ID होगी, वो उस ID के करस्पॉन्डिंग उस ONT समझ जाएगा कि मेरे लिए कौन सा डेटा है, कौन से डेटा को हमको प्रोसेस करना है, कौन मेरे लिए है, कौन मेरे लिए नहीं है। तो ये हो गया मेरा डाउन स्ट्रीम ट्रांसमिशन। अब इसमें आगे थोड़ा सा फ्रेम स्ट्रक्चर में देखते हैं कि फ्रेम कैसा ट्रांसमिट होता है। जो फ्रेम ट्रांसमिट हो रहा है वो फ्रेम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जो डाउन स्ट्रीम फ्रेम है उसमें क्या हो रहा है कि 38,880 बाइट्स पर फ्रेम डेटा ट्रांसमिट होता है। मतलब डेटा रेट बहुत ज़्यादा हाई है पर फ्रेम। और एक फ्रेम की ड्यूरेशन जो होती है वो 125 माइक्रोसेकंड की है। ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों के लिए सेम है, 125 माइक्रोसेकंड। तो हम स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैक्स स्पीड के लिए है, 2.4 गीगाबिट पर सेकंड के लिए है। तो फ्रेम ऐसे होंगे, GTC फ्रेम 1, GTC फ्रेम N+1, N+2, N+3 ऐसे करके। अब हर फ्रेम का स्ट्रक्चर कैसा होगा। जो डाउन स्ट्रीम फ्रेम है उसमें पहले पोर्शन में क्या होगा, GTC हेडर होगा या PCBD होगा। जैसा कि हम पहले स्टार्टिंग में बताए थे, PCBD मतलब फिजिकल कंट्रोल ब्लॉक डाउन स्ट्रीम। और सेकेंड पोर्शन में होगा GTC पेलोड। पेलोड मतलब यूजर डेटा हो गया। अब हेडर में क्या क्या होगा। हेडर में P सिंक्रोनाइजेशन 4 बिट डेटा होगा, आइडेंट 4 बिट होगा, PLOAMD 13 बिट का डेटा होगा, BIP बिट इंटरलीव पैरिटी चेक जो है ये 1 बिट का डाटा होगा, PLND 4 बिट का डाटा होगा, PLND 4 बिट का डाटा होगा। और BW मैप होगा। BW मैप कितना बाइट होगा, ये बाइट में है सारा डाटा है। कितना बाइट होगा ये डिपेंड करता है कि कितनों का इन्फॉर्मेशन है। अब BW मैप में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगा, इसमें एलोकेशन ID होगा। हर ONT को अलग अलग एलोकेशन ID एलोकेट होगा। और स्टार्ट टाइम स्लॉट होगा और इन टाइम स्लॉट होगा। जो BW मैप जो इन्फॉर्मेशन बताएगा कि वो ONT पर्टिकुलर जो यूजर के पास, कस्टमर के पास जो इंस्टॉल है मेरा इक्विपमेंट, वो अपलिंक में, अप स्ट्रीम में कितना मेरा टाइम स्लॉट यूज करना है, उसको कौन कौन सा टाइम स्लॉट उसको अलॉट हुआ है, तो उसका इन्फॉर्मेशन देगा कि स्टार्ट क्या है, एंड क्या है और एलोकेशन ID क्या है। अब जो मेरे P सिंक्रोनाइजेशन, आइडेंट, PLOAMD, BIP इनका फंक्शन क्या था।
पी सिंक्रोनाइजेशन, ये सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज होगा। आइडेंट, ये सॉर्टिंग ऑफ द फ्रेम, बहुत सारे फ्रेम है उसमें से किसी एक फ्रेम को सॉर्ट करने के लिए यूज होगा। पी एल ओ ए एम डी, ये रिपोर्टिंग करेगा डाउनस्ट्रीम का, मेंटेनेंस और मैनेजमेंट के लिए। इसमें आपका ONU ID भी रहेगा, जिससे ONU मेरा पहचान सके कौन सा फ्रेम उसके लिए है, किसको प्रोसेस करे। BIP बिट इंटरलीव पैरिटी, ये क्या होगा, पैरिटी चेक के लिए यूज होगा। PLND, ये पेलोड का लेंथ बताएगा कि कितना पेलोड उसके लिए अलॉट हुआ है। BW मैप जो है, ये अपलिंक के लिए उसको कौन कौन सा अपलिंक में TDMA यूज होता है, तो TDMA में टाइम स्लॉट चेंज होता रहता है एज पर रिक्वायरमेंट, तो उसको कौन कौन सा टाइम स्लॉट अलॉट हुआ है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन BW मैप में OLT जो है ONU या फिर ONT को इंस्ट्रक्ट करता है। पेलोड होगा, उसके बाद लास्ट में पेलोड क्या होगा, GEM फ्रेम होगा, ये इनक्रिप्टेड होता है। और ये GEM फ्रेम, अभी GEM फ्रेम के बारे में बाद में पढ़ते हैं। फिर आगे आते हैं अपस्ट्रीम ट्रांसमिशन में क्या होता है। अपस्ट्रीम ट्रांसमिशन में क्या हो रहा है कि सभी ONT को एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट अलॉट हो गया है कि आप इस टाइम में आप डेटा ट्रांसमिट करेंगे, आप इस टाइम में ट्रांसमिट करेंगे डेटा। सभी का टाइम OLT फिक्स कर देता है एज पर डिस्टेंस। जब स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन ONT इंस्टॉल होता है, उसका रजिस्ट्रेशन OLT में होता है, तो उसको डिस्टेंस का पता चलता है, डिस्टेंस के हिसाब से वो फिर सभी को टाइम स्लॉट अलॉट करता है। तो अलॉट किया सभी को। अब ONT1 को बोला कि आपको फर्स्ट टाइम स्लॉट में करना है, 1 या फिर मोर देन 1 टाइम स्लॉट भी अलॉट कर सकता है, डिपेंड करता है एज पर रिक्वायरमेंट। ONT2 को सेकंड अलॉट किया, ONT3 को थर्ड अलॉट किया, ONT4 को फोर्थ अलॉट किया, और फिर ये कंबाइन होके इसको OLT को रिसीव होंगे, फिर ये इसको प्रोसेस करेगा। ये भी इंफॉर्मेशन जो दे रहे हैं, अब इनका फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होगा। अपस्ट्रीम में स्पीड आपकी जैसा कि होता है कि डाउन स्ट्रीम में 2.4 थी, अपस्ट्रीम में 1.24 समथिंग है या फिर 1.25 है। तो इसमें क्या हो रहा है कि पर फ्रेम जो है कितना डाटा जा रहा है, 19,440 बाइट्स। तो हम कैलकुलेट करेंगे, ये चूँकि अपस्ट्रीम फ्रेम का भी जो है ड्यूरेशन 125 माइक्रोसेकंड ही है। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा पहले हेडर होगा और पेलोड होगा। तो अब इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी, पहला होगा PLOU, फिर PLOMU, इन दोनों में ही ONU ID रहेगी, जो वो सेंड कर रहा है उसकी ID होगी। PLSU, DBRU और पेलोड रहेगा। पेलोड DBA रिपोर्ट भी हो सकता है। DBA रिपोर्ट क्या है, डायनेमिक बैंडविड्थ एलोकेशन। OLT डिसाइड करता है किसको बैंडविड्थ किसकी कितनी अलॉट करनी है, किस एज पर रिक्वायरमेंट। या फिर GM फ्रेम होगा, उस यूजर डाटा होगा। DBRU में DBA होगा और CRC होगा। इसको थोड़ा सा और इसके बारे में जो टर्म है, PLOU, PLOMU, PLSU और DBRU, इसमें क्या क्या जो है किस चीज़ के लिए यूज हो रहा है। PLOU ये फ्रेम अलाइनमेंट के लिए यूज होगा, सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज होगा, और जैसा कि बोलो कि ONU ID रहेगा तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ONU रहेगा। PLOMU में भी ONU ID रहेगा और ये मेंटेनेंस और मैनेजमेंट के लिए यूज होगा। PLSU क्या होगा, ये एडजस्टमेंट फॉर ऑप्टिकल पावर। ONU ऑप्टिकल पावर एडजस्टमेंट के लिए जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो सेंड करेगा, PLSU इसमें से होगा। DBRU क्या होगा, ये डायनेमिक बैंडविड्थ रिपोर्ट है। और पेलोड होगा, ये बोले कि जैसा कि ये तो DBA रिपोर्ट होगा या फिर यूजर डाटा होगा। यूजर डाटा चाहे अपलिंक में हो चाहे डाउनलिंक में हो, वो GEM फ्रेम के फॉर्म में होगा। जैसा कि बोले थे पहले स्टार्टिंग में, इसका फुल फॉर्म बताए थे कि GPON इनकैप्सुलेशन मेथड। इस मेथड के थ्रू जो है वो जो भी यूजर डाटा होगा वो आपका रेडी होगा। उसमें क्या होगा, GM फ्रेम में जो भी मेरा यूजर डाटा है उसमें पहले होगा GEM हेडर होगा,
और सेकेंड पोर्शन पेलोड होगा। हेडर में क्या क्या होगा, PLI होगा जो 20 बिट इंफॉर्मेशन रहेगा, पोर्ट ID 12 बिट इंफॉर्मेशन, PTI 3 बिट इंफॉर्मेशन और HEC 13 बिट इंफॉर्मेशन। PLI क्या बताएगा कि पेलोड लेंथ इंडिकेटर, कितने बाइट का मेरा पेलोड है, उस पेलोड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा PLI पहला जो है। पोर्ट ID ये इंडिकेट करेगा कि GFP पोर्ट आइडेंटिफिकेशन, कौन सा GFP यूज हुआ है, किस तरह की सर्विसेज मेरी यूज हुई हैं, जैसे वॉइस सर्विसेज है, इंटरनेट सर्विसेज है या फिर वीडियो सर्विसेज है। PTI है पेलोड टाइप इंडिकेटर, किस टाइप का मेरा पेलोड है, हो सकता है कि वो कोई मैसेज हो OAM का, या फिर वो मेरा यूजर डाटा है। अगर यूजर डाटा है तो उसका एंड फ्रेम जो है, कौन सा लास्ट मतलब स्लॉट यूज हो रहा है या फिर लास्ट फ्रेम यूज हो रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। HEC क्या होगा, हेडर एरर चेक के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी, ये 13 बिट इंफॉर्मेशन है। तो ये देखें हम कैसे मेरा जो है OLT का मेन आर्किटेक्चर और उसमें ट्रांसमिशन अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में कैसे हो रहा है, फ्रेम स्ट्रक्चर क्या है। तो हम EPON का फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं पढ़े, EPON का फ्रेम स्ट्रक्चर GPON EPON में यही अंतर है, दोनों का फ्रेम डिफरेंट हो जा रहा है। तो जो GPON OLT है उसके साथ जो मेरा कस्टमर एंड पे जो मेरा इक्विपमेंट इंस्टॉल हो रहा है वो OLT होना चाहिए, उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि दोनों को सेम प्रोसेस करना है, वो जो सेंड करेगा तो ये प्रोसेस कर सके। तो जो EPON का है इक्विपमेंट उसका फ्रेम स्ट्रक्चर डिफरेंट है, GPON का जो है उसका फ्रेम स्ट्रक्चर डिफरेंट है, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। नॉर्मली जैसे बात करते हैं कि कैपेसिटी का अंतर है, कैपेसिटी अभी EPON में भी ज़्यादा आ गई है अच्छी खासी जो है, तो मेनली टेक्नोलॉजी का अंतर है और दोनों भी मार्केट में चल रहे हैं। तो ये था मेरा FTTH का बेसिक कॉन्सेप्ट। थैंक यू।